महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। मेरे पीछे पीछे टीना भी कमरे में आ गई थी। रीना हम दोनों को देखकर चौंक कर इधर उधर देख रही थी। टीना ने उसके सिर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मां का स्पर्श पाकर वो बच्ची धीरे धीरे सो गई। उसे बीच में सुलाकर हम दोनों उसके दाएं बाएं सो गए। टीना उसे अपनी बाहों में भरकर सो रही थी और मैंने बाकी रात जाग कर ही बिता दी। अगली सुबह टीना रीना को स्कूल बस में चढ़ाकर घर वापस आई। मैं सोफे पर बैठकर कॉफी का मजा ले रहा था। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होते होते मुझसे पूछ बैठी, क्या बात है, आज ऑफिस नहीं जाओगे? मैंने आज ऑफिस न जाने का तय किया था। ऑफिस में कॉल करके इन्फॉर्म भी कर दिया था। मैंने कहा, नहीं, आज नहीं जाऊंगा। बहुत दिन से घर का कुछ काम रुका हुआ था, आज उसे पूरा करना है। आज अगर नहीं किया तो शायद और देर हो जाए। कल रात की घटना के बारे में टीना मुझसे बात करना चाहती थी, मगर रीना के सामने वो बात नहीं करना चाहती थी। अब समय सही था। मेरे पास सोफे में बैठते हुए बोली, अब सुनो, कल रात में तुमने क्या देखा? मैं भयावह नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके भी मन में बहुत सी बातें हैं जो वो मुझसे कहना चाहती है। मैंने कहा, कल रात को मैंने उसे अपने सामने देखा था। मेरी बातें सुनकर पसीने की बूंदें टीना के माथे और गले के पास भर आई थी। अचानक ही मेरे हाथों को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए बोली, जानते हो, मैंने भी रातों को बहुत कुछ देखा है, मगर मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। दांत पर दांत दबाए चुपचाप लेटी रहती हूँ। एक अनजाना सा डर हमेशा मुझे घेरे रहता है। इतनी खराब हालत में भी अपने चेहरे पर एक मरी सी मुस्कान लाते हुए टीना बोल पड़ी, बचपन में दो दोस्त और आलू की कहानी सुनी थी। एक दोस्त लाश की एक्टिंग करके आलू के हाथ से बच गया था। वैसे ही मैं भी रीना को अपनी बाहों में लेकर मुर्दा बने पड़ी रहती हूँ। उससे अगर, इसके बाद के शब्द उसके गले में ही घुट कर रह गए। कुछ देर चुप रहने के बाद शायद अपने आप को फिर से जोर लगाकर वो बोली, प्रत्युष, ये घर छोड़कर हम अगर कहीं और शिफ्ट हो जाए, अगर हमारी बेटी को कुछ हो गया। अपने आप को अब वो न रोक सकी। मेरे कंधे पर सर रखकर फफक फफक कर रो पड़ी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने भी इस बारे में सोचा था, मगर बहुत सी प्रॉब्लम है। एक तो इतना सारा लोन, उसे चलो किसी तरह से मैनेज कर भी लेंगे, मगर स्वीटी और रीना में आखिर क्या संबंध है? किस चीज से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? जब तक हम ये नहीं जान लेते उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अच्छा, तुम श्योर हो कि अगर हम घर शिफ्ट कर लेंगे तो स्वीटी रीना के पास नहीं आएगी? और अगर उसका उल्टा हुआ, परिस्थितियां और खराब हो गई तो? स्वीटी नाम सुनते ही टीना के चेहरे का डर और बढ़ गया। शायद वो इस विषय पर पहले सोच विचार कर चुकी थी। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे, मगर अचानक ही जोर से बोल पड़ी, नहीं, ये सब क्या कह रहे हो तुम? स्वीटी नाम का कोई नहीं है। वो तो रीना का एक इमेजिनरी फ्रेंड है ना? मैं हल्की सी मुस्कान चेहरे पर ले आया और बोला, तुम क्या सच में नहीं मानती हो कि स्वीटी नाम का कोई है? वो सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं, हम जो
आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, उससे बाहर भी एक दुनिया है टीना, और हम उसी जगत के आसपास रह रहे हैं। और अगर जब हमें कोई कुछ बोलना चाह रहा है तो किसी समस्या के समाधान की पहली सीढ़ी क्या है जानती हो? ये मान लेना कि वो समस्या है, और मैं वही कर रहा हूं। मैं इसका अंत देखना चाहता हूं। मेरे जीते जी मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सुनकर टीना ने भी अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसने अब अपने मन के विचार बदल लिए हैं। वो भी कमर कस के तैयार हो चुकी है उस लड़ाई में उतरने के लिए। मेरे पास बैठकर मेरी आंखों में आंखें मिलाकर उसने कहा, मैं नहीं, कहो हम तैयार हैं इस लड़ाई के लिए। टीना के ऑफिस जाने के बाद मैं काम पर लग गया। मैंने सबसे पहले उस पुराने से टेडी बियर को घर के स्टोर रूम के कोने में ले जाकर ताले में बंद कर दिया। उसके बाद मिस्टर दत्ता को फोन लगाया। मिस्टर दत्ता इस कॉलोनी के कॉलोनाइजर के साले साहब हैं। यहीं पर उनका एक आलीशान फ्लैट भी है। हो क्यों नहीं, आखिर जीजा की रहमो करम साले पर तो होनी ही थी। वैसे हमारे ज्यादा पहचान के तो नहीं है, पर अगर उनसे कोई मदद मांगूंगा तो वो मदद अवश्य करेंगे, क्योंकि अभी पिछले दिनों ही तो रीना के जन्मदिन पर दबाकर पार्टी खाकर गए हैं। 2-3 बार कॉल मिलाने के बाद कॉल रिसीव हुआ। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद जब लगा कि उनका मन गदगद हो चुका है तो मैंने कहा, एक मुसीबत में पड़ गया था सर, आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। हाँ बताइए ना, क्या बात है? असली में बात कुछ ऐसी, अगर आपसे मिल सकता तो। अब मेरी बात पर ना तो कर नहीं सकते थे। बोले हाँ आ जाइए ना, बात करते हैं। तुरंत ही ब्रेकफास्ट खत्म करके मैं उनके घर पहुंचा। छत पर बेत की चेयर पर बैठे वो मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे जाते ही मुझे चाय ऑफर कर दी। मैंने कहा, असली में पिछले दिनों एक पेड़ लगाने के लिए अपने घर के पिछवाड़े खोद रहा था। अचानक वहां से एक पुराना ट्रंक मिला। अब जहां तक मैं जानता हूं ये तो खेती की जमीन थी। मिस्टर दत्ता भी ये नहीं बता पाए कि खेती की जमीन के अलावा यहाँ कुछ और था कि नहीं, पर हाँ उन्होंने मुझ पर एक उपकार अवश्य कर दिया। अपनी बहन को फोन करके मिस्टर गुप्ता से उस शाम की एक अपॉइंटमेंट मेरे लिए रख दी। अगर बता सकेंगे तो एक वही बता सकेंगे कि यहाँ पर खेती की जमीन थी या और क्या था। दोपहर में रीना स्कूल से लौट आई। हमने साथ में लंच किया, कार्टून देखा, फिर उसे कुछ देर के लिए उसके कमरे में सुलाकर मैं अपना लैपटॉप खोलकर काम करने बैठ गया। नींद में जाने से पहले वो एक बार मुझसे पूछ बैठी, पापा वो ब्राउन टेडी कहाँ है? मैंने न जाने क्यों झूठ कह दिया, या दूसरे शब्दों में कहे बच्चे की भलाई के लिए पिता होने के नाते झूठ कहा। मैंने कहा, अब मुझे तो पता नहीं बेटा। मैंने उसे बहलाने के लिए एक दूसरा सॉफ्ट टॉय उसे दे दिया। उसे ही अपने बाहों में भरकर सो गई। अभी मैं काम कर ही रहा था कि उसके कमरे से फिर से रीना की आवाज आई, पापा अब सच कह रहे ना, क्योंकि रात को अगर टेडी नहीं मिला तो स्वीटी बहुत रोएगी। मैं मन से हताश था। इतनी छोटी बच्ची को झूठ बोलना पड़ रहा है, मगर उसके भले के लिए मैं अपने मन को सख्त कर चुका था। मैं बोला, हाँ बिटिया मैं ठीक कह रहा हूं। शाम ढल चुकी थी। टीना ऑफिस आ गई थी। नौकरानी भी आ चुकी थी। हम दोनों को कॉफी देकर वो रात का खाना बनाने में जुटी थी। इसके बाद वो घर चली जाएगी। टीना रीना को स्कूल का होमवर्क करा रही थी और मैं तैयार हो रहा था मिस्टर गुप्ता के घर को जाने को। शहर के व्यस्त इलाके में वो रहते हैं। 3 मंजिला मकान, नीचे रेस्टोरेंट पार्लर वगैरह बने हुए हैं। 2nd और 3rd फ्लोर उनका है। 2nd फ्लोर में वो रहते हैं फैमिली के साथ और 3rd फ्लोर में ऑफिस है। मैं तैयार होकर निकल ही रहा था कि नौकरानी की आवाज आई, रीना बेबी रसोई के बर्तन लेकर ऐसे खेलते नहीं हैं, चिमटा वापस करो, मुझे काम करने में मुश्किल होगी। मैं निकल ही रहा था। गर्दन घुमाकर पीछे देखने में जितना समय लगता है उस कम समय में मैंने देखा रीना तेज गति से रसोई से निकलकर अपने कमरे में चली गई।
मैं भी जूते उतारकर उसे रोकने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि मुझसे पहले ही नौकरानी उसके कमरे में घुस गई और अचानक ही कमरे का दरवाजा बंद हो गया और तभी कमरे के अंदर से नौकरानी की चीखने की आवाज आने लगी। ओ भैया जी, ओ भाभी जी, बचाओ बचाओ, अरे मार डाला, ओ माँ मार डाला। मैं जल्दी से दरवाजे के पास पहुंचकर जोर जोर से खटखटाने लगा। रीना, रीना दरवाजा खोलो, रीना दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो? तभी अचानक हमारे बेडरूम का दरवाजा खुला और रीना और टीना कमरे से बाहर आए। रीना को लेकर टीना कमरा बंद करके उसे पढ़ा रही थी। मेरे मुंह से जैसे आवाज निकलनी ही रुक गई थी। रीना अगर टीना के साथ उस कमरे में थी तो इस कमरे में नौकरानी के साथ कौन है? अचानक ही टीना पूछ बैठी, क्या हुआ? वो इस तरह से चिल्ला क्यों रही है? मैंने विस्मय भजरी नजरों से नीरा की तरफ देखा। उसकी भी अजीब नजरें मेरी तरफ थी। तभी अचानक अंदर से फिर चीखने की आवाज आई, भाभी, भाभी जी बचाओ बचाओ। टीना भी अब जल्दी जल्दी दरवाजा खटखटाने लगी। खोलो खोलो, अंदर कौन है? कौन है अंदर? खोलो नहीं तो पुलिस बुलाऊंगा मैं। मेरे मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी। मैं एकटक रीना की तरफ देख रहा था। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और दरवाजे पर अपने कोमल हाथ लगाते हुए बोली, स्वीटी दरवाजा खोल दो और आंटी को छोड़ दो, उन्होंने तुम्हारा खिलौना नहीं लिया है। रीना की इस बात का जैसे जादू की तरह असर हुआ। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पहुंचते ही हमने देखा नौकरानी कमरे के कोने में घुटनों में अपना मुंह छुपाए बैठी है और थर थर कांप रही है। हम उसे पकड़कर किसी तरह से डाइनिंग टेबल कर ले गए और वहां से पानी पीने दिया। पानी पीने के बाद जब वो थोड़ा सा सामान्य हुई तो बोल पड़ी, मैं अब यहाँ काम नहीं करूंगी, अब यहाँ किसी कीमत से काम नहीं करूंगी, इस घर में आप सकती है। बहुत समझाने के बाद उसे किसी तरह से मनाया जा सका, 2 शर्तों पर। पहला, वो रीना के कमरे में आज के बाद नहीं जाएगी और शाम होने से पहले ही वो यहाँ का काम करके चली जाएगी। नौकरानी घर जाने के लिए निकल रही है। टीना उसे समझा बुझा कर घर भेज रही है। मैं सोफे पे बैठकर अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच रहा था। अचानक घड़ी की तरफ नजर गई। 8:30 बज चुके थे। आज गुप्ता जी से मिलना नहीं हो पाएगा। तभी अचानक रीना की आवाज से मैं चौंका। पापा? मेरे पास आकर वो खड़ी हो गई। मैंने उससे पूछा, अब कुछ बोलोगी बेटा? मेरी आंखों में आंखें डालते हुए उसने कहा, पापा, स्वीटी ना उन कमजोर लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती है जो झूठ बोलते हैं। मैं आश्चर्यचकित होकर उसकी बातें सुन रहा था। फिर बोली, और मैं भी। नौकरानी के चले जाने के बाद मैं रीना के कमरे में आया और कमरे का हर कोना खोजने लगा। आखिर वो चिमटा गया कहां? मैंने उसके स्टडी टेबल, बुक, सेल्फ सब कुछ हटाकर ढूंढने की कोशिश की कि कहीं मुझे वो चिमटा मिल जाए, पता तो चले कि उसे यहां लेकर कौन आया है। आखिर नौकरानी किसके पीछे दौड़ते दौड़ते इस कमरे में आई थी? कौन है वो? बोलो प्रत्युष, बोलो उसका नाम, तुम जानते हो। ये बात मेरे मन में आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बुक सेल्फ हटाते ही पीछे की धूल और मकड़ी के जाले मुझे दिखाई पड़े। मोबाइल टॉर्च की रोशनी से मैं वहां ढूंढने लगा। अचानक ही मुझे बहुत ज्यादा ठंड महसूस होने लगी और ऐसा लगा जैसे रीना पर्दे के पास ही खड़ी है। मैंने उससे पूछा, बेटा सच सच बताना, क्या तुम चिमटा लेकर यहां आई थी? उसने सिर हिलाते हुए ना कहा और फिर एक अजीब सी आवाज में बोली, पापा, चिमटा रसोई में ही है, तुम बस स्वीटी के डैडी उसे दे दो, उसे न मिलने पर रात में वो बहुत रोएगी। मेरे मन में अजीब सी गिल्ट फीलिंग होने लगी। अचानक ही रीना धीरे धीरे बिस्तर में उठकर मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे बोली,
तुमने ही तो कहा था उसके साथ फ्रेंडशिप करोगे, इसीलिए वो कल रात को तुम्हारे साथ खेलने आई थी। मगर तुम उसे देखकर डर गए। उसे देखकर कोई डर जाए तो वो बहुत दुखी हो जाती है, इसीलिए तो वो टेडी बियर फेंक कर दौड़ कर मेरे पास आ गई थी। मेरे पास लेटकर रो रही थी। तुमने उसे क्यों रुलाया पापा? मेरे सब्र का बांध अब धीरे धीरे टूटने लगा था। मैंने आवाज सख्त करते हुए कहा, सुनो बेटा, स्वीटी बोल के कोई नहीं है। आज के बाद तुम स्वीटी का नाम नहीं लोगे। मगर मेरे इस कहने ने जैसे बारूद में चिंगारी डाल दी। मुझसे कुछ दूर जाकर वो जैसे चीख पड़ी, नहीं नहीं नहीं, स्वीटी है, स्वीटी है। तुम लोग मुझे प्यार नहीं करते, मेरे साथ खेलते नहीं, मुझे घुमाने नहीं जाते, मेरा होमवर्क भी नहीं करके देते। मेरे साथ हर समय स्वीटी रहती है। वो मेरी हमेशा मदद करती है, मेरे साथ खेलती है, वो बहुत अच्छी है। अचानक ही रीना को इस तरह चीखते देखकर टीना दौड़कर आई और उसका ये रूप देखकर फपक कर रो पड़ी। रीना, रीना क्या कर रही हो बेटी? तुम पापा से कैसे बात कर रही हो? टीना की आवाज सुनकर रीना जैसे होश में आई। एक बार उसको मुड़कर देखा और फिर बोली, माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर जैसे बेहोश सी हो गई। रात के 12:30 बज रहे हैं। रीना और टीना कमरे में सो रहे हैं। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा अपनी हाथों के ऊपर अपने चेहरे को रखकर सोच रहा हूं। रीना ने जो कुछ भी मुझसे कहा या मुझसे कहाया गया वो कितना ठीक है, सही तो है। इस बिजी लाइफ में पैसे, खुशियां, स्टेटस, ये सब मेंटेन करते करते हम लोग अपनी संतान को वो नहीं दे पा रहे हैं जो उसे मिलना चाहिए। टुकड़ों टुकड़ों में उससे उसका बचपन छिनता जा रहा है। वो समय जो चला जाएगा तो फिर किसी भी कीमत पर वापस नहीं आ सकेगा। और तो 4-5 साल उसके बाद रीना बड़ी हो जाएगी। उसकी एक अपनी दुनिया होगी, अपने दोस्त होंगे और वहां पर हम उसके लिए उतने यूजफुल नहीं रहेंगे। और उस समय अपनी जिंदगी में अगर वो थोड़ी सी जमीन अपने बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं रखेगी तो ढेर सारे पैसों से भी हम क्या उसके मन की वो जमीन खरीद पाएंगे? आज जिस सुनहरे भविष्य के सपने सजाकर हम पागलों की तरफ भागे जा रहे हैं एक मृग मरीचिका के पीछे, क्या उस सुनहरे भविष्य का कोई अस्तित्व है? वर्तमान की नींव अगर मजबूत ना हो तो उसके ऊपर भविष्य का सुंदर मकान क्या खड़ा हो पाएगा? प्रमोशन ना सही 2-4 साल बाद हो, अप्रेजल रिपोर्ट थोड़ा सा खराब होगा, सैलरी थोड़ी कम रहेगी, नए मॉडल की गाड़ी 2-3 साल बाद ले लेंगे, आखिर वो भी तो एक दिन पुरानी हो जाएगी। नहीं, आज के बाद मैं रीना को थोड़ा ज्यादा समय देने की कोशिश करूंगा, टीना को ज्यादा समय देने की कोशिश करूंगा। बीच बीच में मम्मी पापा बहन से मिलूंगा, गांव जाऊंगा, रिश्तेदारों से मिलूंगा। इन सबके साथ बिताए वो पल ही तो सबसे बड़ी गिफ्ट है जिंदगी के, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जो मेरे संतान के पास एक अमूल्य धरोहर के रूप में रह जाएगी और जिसकी यादें उसे भविष्य में जिंदगी से लड़ने की ताकत देगी। अचानक मेरी तंद्रा टूटी टीना के हाथ के स्पर्श से। बोली, क्या हुआ, आज सोगे नहीं? मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, हाँ चलो सो जाते हैं, बहुत रात हो गई। हमारे बेडरूम में अपने बड़े से बेड पर रीना को बीचों बीच सुलाकर हम खड़े उसे देख रहे थे। अपनी संतान को सुख की गहरी नींद में सोते देखना माता पिता के लिए इससे सुंदर दृश्य शायद और कुछ नहीं होता है। मगर रीना को देखकर ऐसा लगा जैसे नींद में भी वो किसी कश्मकश में है। शायद उसने ठीक कहा, मैं झूठा हूं, मगर मैंने ये झूठ अपनी संतान के भले के लिए कहा है। मगर मैं झूठा नहीं हूं, मेरे मन में कोई ग्लानि नहीं है। यही सब सोचते सोचते कब नींद आ गई पता नहीं चला। नींद टूटी एक अजीब सी आवाज से, जैसे कोई बिल्ली या कुत्ता नाखून से कुछ चीज नखोड़ रहा है। जब नींद का घोर और टूटा तो समझ में आया हमारे बेडरूम के
दरवाजे को कोई नखोड़ रहा है, वो भी एक अजीब से अंदाज में, एक निश्चित समय अंतराल में। पास में टीना और रीना सो रहे हैं। अभी उन्हें जगाया नहीं जा सकता, उनकी नींद टूट जाएगी। मैं धीरे से बिस्तर से उठा और दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा। नहीं नहीं, ये आवाज इस कमरे की नहीं है, बल्कि डाइनिंग टेबल के किसी एक कोने से आवाज आ रही है। रूम का डीम लाइट जलाने पर हल्की रोशनी कमरे में फैली। कहीं कुछ नहीं दिख रहा था, मगर एहसास हुआ सोफा और फ्रिज के पास डाइनिंग टेबल का जो अंधेरा हिस्सा है, उसकी कवर के नीचे कोई बैठा हुआ है, एक टक मेरी हरकतों पर नजर लगे हुए। मेरे मन में डर होने लगा, एक अजीब सा डर। तभी अचानक वो आवाज आई और अब की समझ में आया, सोफा के पीछे की उस बड़ी खिड़की के कांच से वो आवाज आ रही, जैसे कोई उस कांच में कुछ नखोड़ रहा है। और ये आवाज धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर को सिहरन से भरती जा रही थी। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास गया। ब्राउन कलर का एक मोटा पर्दा उस पर ढका हुआ था। पर्दे का कोना पकड़कर मैं खड़ा हो गया। जैसे ही दोबारा आवाज आई, तेजी से खींचकर पर्दा हटा दिया और पर्दा हटाते ही ग्रिल के उस पार जो दृश्य मेरे आंखों के सामने था, उसे देखकर मैं थर थर कांपने लगा। खिड़की के उस पार खड़ी है रीना, मगर उसकी गर्दन एक तरफ लटकी हुई है। खिड़की में बार बार नखोड़ने की वजह से उसके हाथों के नाखून उखड़ गए हैं और वहां से टप टप खून गिर रहा है। खून के कुछ दाग खिड़की के कांच पर भी हैं। रीना के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी है, क्योंकि उसका जबड़ा टूटकर एक तरफ लटका हुआ है। वो दूसरे हाथ में पकड़ी हुई उस ब्राउन टेडी बियर को ऊंचा करके मुझे दिखाने लगी, जैसे कह रही हो, देखो पापा देखो, मैंने स्वीटी का टेडी बियर ढूंढ लिया है। स्वीटी? हाँ, वो प्रेत आत्मा मेरी बेटी के शरीर का उपयोग कर रही है, न जाने अपनी किस अतृप्त वासना को पूरा करने के लिए। मैं एक पल को कांप सा गया। अचानक ध्यान में आया, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं, कहीं मैं फिर हेलुसिनेट नहीं करा। क्लियर करने के लिए मैं दौड़कर कमरे में गया और कमरे का दृश्य देखकर कांप पड़ा। बिस्तर पर सिर्फ टीना है, रीना उसके पास नहीं है। मैंने जोर
Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty have a great ball. इस वक्त ये नर्सरी राइम मुझे यमराज के गाया कोई गीत लग रहा है। मैंने धीमी आवाज में पूछा, मेरी मेरी रानी बेटी यहाँ क्या कर रही है? वो नीचे दूसरे कमरे में वॉशरूम गई है। तुम लोग तब सो रहे थे इसलिए बुलाया नहीं। मैं चौंक पड़ा। मेरी तरफ इस वक्त पीठ किए जो खड़ी है वो कौन है? मैं पूछ बैठा, कौन? अचानक वो मेरी तरफ घूमी। मैंने ये चेहरा पहले भी देखा है। खिड़की के बाहर यही चेहरा तो था जैसा रीना ने स्वीटी के चेहरे का वर्णन किया था। वो छत की दीवार से नीचे उतर आई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। वो अपनी टेढ़ी गर्दन और टूटे हुए जबड़े से मेरी तरफ देखकर बोली, मैं स्वीटी हूँ। मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। ओह, बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे, बहुत बड़ी भूल। इसका मतलब स्वीटी का टारगेट रीना नहीं बल्कि मैं हूं। मगर क्यों? जवाब बहुत ही आसान है। उसके और रीना की दोस्ती के बीच मैं पहाड़ की तरह खड़ा हूं, मगर आज वो इस पहाड़ को नेस्ते नाबूद करने का सोच कर आई है। मैं एक एक कदम पीछे हटने लगा और इसके साथ साथ स्वीटी भी एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ रही थी। बढ़ते बढ़ते मैं इस वक्त ऐसी जगह पे पहुंच गया हूं जहां पर मैं बिल्कुल छत की दीवार के पास हूं और थोड़ी सी हरकत भी मुझे सीधा नीचे ले जाकर पटक देगी। स्वीटी अभी भी मेरी तरफ बढ़ी चली जा रही, पर अब मैं नहीं डर रहा। मैंने अपने मन को हर एक दुर्घटना के लिए तैयार कर लिया है। बस एक ही प्रार्थना है भगवान से, मेरी मौत के बाद टीना और रीना को इस पिशाच से मुक्ति मिल जाए। मैंने अचानक स्वीटी की तरफ देखा। अब मुझे डर नहीं लग रहा था बल्कि दया आ रही थी। आखिर ये भी तो किसी की संतान थी, किसी का प्यार थी। कभी न जाने कैसे इतनी कम उम्र में बेचारी मर गई। सिर्फ मैं नहीं डैडी, उस दिन तुम भी मर गए थे। मैं चौंक पड़ा। मेरे मन की बातें कैसी ये अशरीरी बच्ची मुझसे कह रही है। तुम भूल गए हो डैडी, कैसे उस दिन उन लोगों ने तुम्हें छत से नीचे फेंक दिया था। नीचे गिरकर हैंडपंप से तुम्हारा सिर टकराने से तुम मर गए थे। मैं यहीं खड़ी थी और तुम इस वक्त जहाँ खड़े हो वहीं पर। मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की थी डैडी, मगर नहीं बचा सकी। छोटे से शरीर में इतनी ताकत नहीं थी ना, लेकिन अब है। मुझे उन लोगों ने छत से नीचे नहीं फेंका था, बल्कि एक बड़े से बोरे में बंद करके मोटी से डंडे से खूब मारा था। मेरी एक आँख भी खराब कर दी थी। ये देखो ना। अपनी एक आँख की तरफ उसने उंगली से इशारा किया। मैं चौंक पड़ा था। ओह, कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है? अचानक अपने छोटे से हाथ को मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, हाँ, आपको दिखाती हूँ। अचानक जैसे मेरे चारों ओर कोहरे की चादर फैल गई और जब वो चादर हटी तो मैंने एक भयानक दृश्य देखा। मैंने खुद को एक पुराने से घर के छत पर पाया। और ये क्या, मेरे सामने मैं ही खड़ा हूं। सिर्फ उसकी मोटी मोटी मूछें और कपड़ा गांव वाले जैसा। और मुझसे कुछ दूर पर खड़ी है स्वीटी। एक व्यक्ति उसका मुंह दबाए खड़ा है। हाँ, याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है। उसने ऐसा ही कहा था। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा कॉलर पकड़ के मुझे छत से नीचे फेंक देने की कोशिश की, मगर तभी स्वीटी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी डैडी। अचानक ही रीना और टीना छत में आ गए। उन्होंने देखा मैं छत की दीवार पकड़े लटक रहा हूं।
वो दोनों दौड़कर मेरे पास आए। टीना किसी तरह से ताकत लगाकर मुझे वापस छत में खींचने की कोशिश करने लगी। छोटी रीना उसकी मदद कर रही थी। बहुत मेहनत के बाद अंततः वो लोग मुझे वापस छत में खींच लिए। हम तीनों ही इस वक्त छत की जमीन पर पड़े हुए हैं, हाँफ रहे हैं। अचानक ही छत के एक अंधेरे कोने की तरफ देखकर रीना चीख पड़ी, चली जा, तू यहाँ से चली जा। मैं तेरे साथ अब कभी नहीं खेलूंगी। क्यों तू मेरे पापा को छत से ढकेल दे रही थी? चली जा। टीना इधर उधर देख रही है। वो कुछ नहीं देख पा रही है, मगर मैंने देखा एक 5-1 साल की बच्ची का शरीर धीरे धीरे हवा में मिलता चला गया। इसके बाद टीना ने कभी भी स्वीटी को नहीं देखा। टीना को भी रात में कभी नर्सरी राइम नहीं सुनाई दी। अच्छा, पुनर्जन्म बोल के कुछ होता है क्या? या फिर उस दिन भर की थकान ने मेरे दिमाग को फिर से हेलोसिनेट कर दिया था? कौन बोलेगा, कौन मानेगा मेरी बात? लगता है मुझे भी किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा। इस घटना के कुछ दिन बाद एक रात रीना के कमरे में उसके पास बैठा उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। मेरे बालों को सहला देने से वो अब गहरी नींद में है। अचानक ही अधखुले दरवाजे के कोने से एक बच्ची की आवाज मेरे कानों में आई। डैडी, रोहित का मन बहुत खराब है। उसके डैडी ने उसे डांटा है। मैं थोड़ा उसके साथ जाकर खेलूं? मैंने धीरे से सिर हिलाते हुए हाँ कहा। बाय द वे, आप लोगों को एक बात बताना भूल गया। असली में स्वीटी और रीना में कोई भी संपर्क सूत्र नहीं था। यह संपर्क मेरे साथ था। वो मेरे पिछले जन्म की बेटी थी, जो अब इस घर में मेरे साथ ही रहती है और सिर्फ मैं उसे देख और उसकी आवाज सुन सकता हूं।